तो अब हम लोग देख रहे हैं वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। जैसे कि वैसे मोल फ्रैक्शन हम लिक्विड में मोल फ्रैक्शन लिया था Ki1 Ki2, पर गैशियस फेज या वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन लेंगे Y1 Y2। तो राउल्ट्स लॉ थोड़ा सा चेंज होकर बन जाता है P1 = Y1 P टोटल, इसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, P2 = Y2 P टोटल। कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर होगा Pi = YI P टोटल। अब हम करें एग्जाम्पल नंबर 2.5। इसमें वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर क्लोरोफॉर्म का 200 mmHg और प्योर डाइक्लोरोमीथेन का CH2Cl2 का 415 mmHg। दोनों का मास दे रखा है। पूछा है जी टोटल प्रेशर क्या है और मोल फ्रैक्शन क्या है वेपर फेज में, मतलब Y1 और Y2 क्या है। सबसे पहले हम निकालेंगे दोनों का टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम दोनों का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म के गिवन मास है 25.5 और सबको ऐड करेंगे। C का 12, H का 1, Cl का 35.5 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 119.5। सॉल्व हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 0.213 मोल्स। ऐसी मोल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे CH2Cl2 के। गिवन मास है 40 और मोलर मास सबको ऐड करके आएगा 85। आंसर आएगा 0.47 मोल्स। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, एन टोटल आ जाएगा 0.683 मोल्स। जब एन टोटल आ गया तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे CHCl3 का, एक का निकाल देते हैं, दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। एक का CHCl3 का निकालेंगे तो रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 0.213 अपॉन टोटल 0.683। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.312। एक का निकाल दिया, दूसरे का सीधा 1 में से माइनस करेंगे। CH2Cl2 का 1 माइनस ये करेंगे, आंसर आएगा 0.688। दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए। मोल फ्रैक्शन निकालना था पहली बात। अब P टोटल का सिंपल फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट में भी निकाला था कि P टोटल = P10 प्लस P20 माइनस P10 Ki2। किसी भी एक को P1 ले लो, P1 इसको ले लो, P2 इसको ले लो, या P2 इसको ले लो, P1 इसको ले लो। सबकी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 347.9। ये हमारा आ जाएगा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर आने के बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। इसमें Y1 और Y2, ये टोटल प्रेशर आ गया। Y1 Y2 निकालना है। Y1 Y2 निकालने से पहले दोनों का P निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास P1 P2 चाहिए। हमें P10 P20 तो हमारे पास है, पर हमें P1 और P2 चाहिए। तो P1 P2 कैसे निकालेंगे, P ऑफ CHCl3 P = P10 Ki1 होता है। P10 की वैल्यू क्या है, ये रही, और Ki1 की वैल्यू क्या है, ये रही। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका, मतलब 0.312 Ki1 और 200 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 62.4। ऐसे ही P ऑफ CH2Cl2 P10 क्या है इसका, P20 क्या है इसका, 415 मल्टीप्लाई करेंगे 0.668 से और आंसर आ जाएगा 285.5। अब हमारे पास आ गया ये P टोटल हमें पता है। Y1 कैसे निकालेंगे, Y1 = P टोटल बाय P1, और Y2 कैसे निकालेंगे, P टोटल बाय P2। P टोटल क्या है, ये रहा अमाउंट, P1 में ये रखेंगे, P2 में ये रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर सॉल्व हो जाएगा। NCERT से देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको देखना हो तो देख लेना, बट ये समझना ज़्यादा इजी रहेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हेनरीज लॉ कहता है कि P = KH Ki, जिसमें KH हेनरीज कांस्टेंट है, और राउल्ट्स लॉ कहता है P1 = P10 Ki। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो KH और P10 छोड़ के बाकी सब सेम है। सिंपल दोनों बात कह रहे हैं कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी या फिर Ki मोल फ्रैक्शन। Ki से ही मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी दोनों गिनते हैं, तो कांस्टेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ
हेनरीज लॉ का ये एक स्पेशल केस है, बस इसमें कांस्टेंट अलग है। एक्सप्लेन करने को आता है तो यही लिखना है आपको जो मैंने बोला, 1 नंबर का आएगा। इसके अलावा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड जो होते हैं, अगर आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालोगे तो वो हमेशा डिक्रीज़ करता है। कहने का मतलब, मान लेते हैं हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, P1 नॉट। अब इसके अंदर हमने एक सॉल्यूट डाल दिया। सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल, मतलब वो ना वो मिक्स हो रहा है, और मिक्स भी हो रहा है तो भी वो लिक्विड की तरह एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अभी तो इसको पूरा सरफेस मिली हुई थी, सॉल्वेंट को, प्योर लिक्विड को पूरी सरफेस मिली थी, तो प्रेशर जो था वो पूरी सरफेस, ये टॉप लेयर जो है इस पूरे का प्रेशर आ रहा था। अब जब इसमें कोई सॉल्यूट डाला हमने तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट भी तो आ गया, सॉल्यूट पार्टिकल सरफेस के ऊपर आ गए। जब सरफेस के ऊपर सॉल्यूट पार्टिकल आ गए तो प्रेशर जो है लिक्विड की वजह से वो कम हो गया। इसलिए हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालेंगे किसी भी प्योर लिक्विड में तो उसका प्रेशर डिक्रीज़ होगा। इसका प्रेशर था P1 नॉट, इसका प्रेशर अब हो गया P1। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, P1 नॉट इज P1 नॉट का है। ये बात रही। अब आती है बात 2 टाइप के सॉल्यूशंस पे, आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो मुझे थोड़ा सा बोर्ड हिलाना पड़ रहा है क्योंकि लाइट पड़ रही है सामने से। आइडियल सॉल्यूशंस, सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन पे आते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को। राउल्ट्स लॉ को ओबे करने का मतलब कि ये ऐसे रहेगा, P1 = P1 नॉट का I1, ठीक है ना। इसके अलावा इनको जब 2 लिक्विड्स को मिक्स जब करेंगे तो डेल H मतलब एंथैल्पी चेंज कुछ नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जब 2 लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तो उन दोनों की वॉल्यूम, दोनों की जो ऐड करके आ रही है वही फाइनल वॉल्यूम आएगी, ना बढ़ेगी वॉल्यूम ना घटेगी वॉल्यूम। इसके अलावा 2 लिक्विड है, लिक्विड A और लिक्विड B, मतलब A और A लिक्विड के बीच में इंटरेक्शन, A और A के मॉलिक्यूल्स, B और B के मॉलिक्यूल्स, इनकी इंटरेक्शन जो होगी, इनकी बॉन्डिंग जो होगी वो इक्वल होगी जब लिक्विड का सॉल्यूशन बन जाएगा उसके, जब लिक्विड का सॉल्यूशन बन जाएगा उसके। और A इंटरेक्शन, B इंटरेक्शन और A B इंटरेक्शन तीनों इक्वल होगी, मतलब सेम प्योर लिक्विड A प्योर लिक्विड B की इंटरेक्शन जो है, बॉन्डिंग जो है वो इक्वल होगी सॉल्यूशन के। ज़्यादातर कोई भी आइडियल तो कुछ होता नहीं है, पर एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम, हेक्सेन और हेप्टेन, N का मतलब स्ट्रेट चेन, C6H14 और C7H16, ठीक है। तो ये एग्जांपल होता है। दूसरी चीज़ आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ऑब्वियसली नॉन आइडियल सॉल्यूशन ओबे नहीं करेंगे राउल्ट्स लॉ को। इनको जब हम मिक्स करेंगे तो डेल H या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, 0 के बराबर नहीं होगी। डेल H मतलब चेंज इन एंथैल्पी, पहले मतलब कोई ना एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक, डेल H नॉट का 0 का मतलब, पर यहाँ पे एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होगी। वॉल्यूम चेंज भी होगा, कहने का मतलब है 2 लिक्विड को मिक्स किया, उसके अंदर जो वॉल्यूम जो पहले उन दोनों का ऐड करने से पहले उनका वॉल्यूम था और ऐड करने के बाद वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और इनकी इंटरैक्शंस भी इक्वल नहीं होती। तो अब हम आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के 2 टाइप्स पे। पहला होता है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि राउल्ट्स लॉ से हमेशा पॉजिटिव, जितना भी वेपर प्रेशर टोटल आना था उससे ज़्यादा आएगा, और नेगेटिव का मतलब उससे कम आएगा। डेविएशन है, आइडियल तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब पॉजिटिव में क्या होता है कि ए बी बॉन्डिंग जो होती है वो ए और बी से वीकर होती है। कहने का मतलब है, एग्जांपल ले लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन का, इथेनॉल और एसीटोन है। इथेनॉल का बॉन्ड ए, एसीटोन का बी। इथेनॉल का जो बॉन्डिंग है, एसीटोन की जो बॉन्डिंग है, उनसे वीक बॉन्डिंग होगी इथेनॉल और एसीटोन के सॉल्यूशन की। इथेनॉल और एसीटोन के सॉल्यूशन की बॉन्डिंग वीकर होगी इथेनॉल और एसीटोन से। इसी का ऑपोजिट है नेगेटिव डेविएशन। फिनॉल और एनिलीन का एग्जांपल है, ए बी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी ए और बी बॉन्डिंग से। पॉजिटिव डेविएशन में एक पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, ये सुन लीजिए कि इथेनॉल और एसीटोन को एस्केप आउट फ्रॉम दी रिएक्शन, फ्रॉम दी सॉल्यूशन करना ईजी है, इसमें एस्केप आउट करना मुश्किल है। ईजी एस्केप करना है, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव प्रेशर बढ़ जाता है। एस्केप करना मुश्किल है, नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाता है। अब बात आती है एजियोट्रॉप्स पे। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स होते हैं एक बाइनरी मिक्सचर मतलब 2 लिक्विड से मिला हुआ मिक्सचर,
जिनकी कॉम्पोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम होती है, मतलब लिक्विड फेज में भी वैसा ही है, वेपर फेज में भी वैसा ही है। तो दो लिक्विड्स कभी कभार मिलके एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। एजियोट्रॉप्स याद रखें, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल करते हैं, इसके अलावा बॉइलिंग टेम्परेचर इनका चेंज नहीं होता, और ये सेपरेट नहीं हो सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी इनको सेपरेट नहीं कर सकते। याद रखेंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं देते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, और जो नेगेटिव डेविएशन देते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। तो अब हम बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हम 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। हम पहले ये देखते हैं कि एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस में हमने कुछ और चीज़ डाली, इम्प्योरिटी डाली, तो वो मिक्सचर बन गया। पहले वो प्योर सब्सटेंस था, उसमें हमने कुछ और चीज़ डाली, ऐड करा कुछ समथिंग भी, अब वो बन गया मिक्सचर। अब मिक्सचर बनने के बाद इस एडिशन की वजह से प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज आएगा। वही प्रॉपर्टीज़ जिनमें कुछ चेंज आएगा, शायद बढ़ेगी, कोई प्रॉपर्टी घट जाएगी, उसे ही हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, राउल्स लॉ बोलते हैं P1 इक्वल टू K1 P1 नॉट, जो कि हमें पहले से ही पता है। अब हम बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा, तो इसका मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल। डिक्रीज़ होगा मतलब पहले ज़्यादा था बाद में कम है, पहले ज़्यादा था बाद में कम है। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल, डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए पहले बड़ा वाला रखा जाएगा। ठीक है, P1 नॉट माइनस P1 की जगह पे मैं ऊपर वाली इक्वेशन से K1 P1 नॉट लगा रहा हूँ, तो P1 नॉट को हम कॉमन ले लेंगे, P1 नॉट विल बी इक्वल टू 1 माइनस K1। इज इट फाइन? अब 1 माइनस K1 को हम क्या ले सकते हैं, P1 नॉट K2, क्योंकि 1 माइनस K1 जो है वो K2 के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन दोनों ऐड करके बनाता है ना, तो हम K2 की यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फर्स्ट अपॉन प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर। इसको हम और खोल दे तो ये बन सकता है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। ये हमारी K2 की वैल्यू आ जाती है। K2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो पहला पॉइंट जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये है एग्जांपल नंबर 2.6। इसमें प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है 0.850 और उसके बाद इम्प्योरिटी डालने के बाद 0.845। इसके अलावा जो चीज़ डाली गई है वो सॉल्यूट है, और सॉल्यूट हमेशा 2 होता है, सॉल्वेंट हमेशा 1 होता है। सॉल्वेंट बेंजीन है, उसका मोलर मास 78 दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, और सॉल्यूट का भी गिवन मास दे रखा है। मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्टली फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या था, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। याद रखेंगे इसमें क्या करते हैं, हम नीचे वाला N2 हमेशा हटा देते हैं, क्योंकि सॉल्यूट हमेशा बहुत कम होता है सॉल्वेंट से, तो नीचे वाला सॉल्यूट हटा देते हैं, सिर्फ N2/N1 ही रखते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसको ऐड करके भी कोई फ़र्क नहीं, तो इसको हटा ही देते हैं नीचे से, क्यों फालतू मल्टीप्लाई करें। सॉल्व करते हैं, P1 नॉट कितना है 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास पता है 0.5 है, मोलर मास नहीं पता, M2 नहीं पता। गिवन मास पता है 39 है, मोलर मास क्या है 78। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसका आएगा 0.005 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/M2। ये 39 में 78 को 78 को पढ़ ले गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, पर 1 आ गया, सॉल्व होगा। M2 इज इक्वल टू 850/5। वेरी इजी था ये ग्राफ्स, तो ये काफ़ी इजी सॉल्यूशन था, डायरेक्टली कट रहा है सामने। तो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो सिंपल है कि आप पहले वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। एग्जाम्पल है ये, वाटर के अंदर हमने कोई भी एक चीज़ डाल दी, मान लो नमक डाल दिया,
सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन जो है वो 101 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हुआ। इसे इम्प्योरिटी डालने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हुआ उसे हम सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हुआ मतलब चेंज हुआ, डेल पी बी टी बी, डेल टी बी मतलब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये होगा टी बी माइनस टी बी नॉट। इस बार फाइनल माइनस इनिशियल इसलिए लिया है क्योंकि बढ़ गया है वैल्यू, तो फाइनल वाली बड़ी है, इनिशियल वाली छोटी है, ठीक है। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल टी बी मोलैलिटी के। किसके? मोलैलिटी। कांस्टेंट टर्म लगाने के लिए ये लगाते हैं डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम, वेयर के बी इज़ एलिवेशन कांस्टेंट और इसे एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ई बी यू डबल एल आई ओ एस सी ओ पी आई सी, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है। मोलैलिटी को अगर खोलना चाहते हो तो आप खोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, पूरा खोल के सॉल्व कर सकते हो, बट फॉर्मूला यही है। नेक्स्ट अप इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। मान लेते हैं वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है, जो हमें पहले से ही पता है। हमने उसके अंदर वापस नमक डाल दिया और अब फ्रीजिंग पॉइंट 0 नहीं -2 हो गया, ठीक है। ये आइसक्रीम वाले पहले करते थे जब फ्रीज़र नहीं होते थे तो उसमें ऐसे ही करते थे, बट -2 हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो पहले था वो अब नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ मस्ट बी इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। इसमें फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं क्योंकि ये गिर रहा है, वो बढ़ रहा था तो इसमें फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं क्योंकि पहले इनिशियल ज़्यादा था, अब फाइनल कम है। सेम फॉर्मूला रहेगा, डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, और इसको सम अप करने के लिए डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। जैसे उधर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट था, इधर आपका फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है। इसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक। तो बेसिकली फॉर्मूला दोनों का सेम है, फ़र्क क्या है, इसमें इनिशियल माइनस फाइनल है और उसमें फाइनल माइनस इनिशियल है, क्योंकि उसमें बढ़ रहा है इसमें घट रहा है, सिंपल यही बात का फ़र्क है। इसको अगर हम खोल दें, पूरा फॉर्मूला लास्ट का लिख रहा हूँ मैं कि M2 मोलर मास ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू के एफ W2 गिवन मास ऑफ 2 इंटू 1000 अपॉन डेल टी एफ इंटू W1 गिवन मास ऑफ फर्स्ट। ये सीधा सब कुछ खोल के मोलैलिटी का फॉर्मूला खोल के आता है ये, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली ये पता है तो पहले मोलैलिटी निकाल लो, फिर सॉल्व कर दो, वरना इसमें पुट कर दो, जैसी आपकी मर्ज़ी। दोनों का फॉर्मूला एक ही है, बस टी एफ और के एफ में फ़र्क है, ठीक है। याद रखेंगे एक चीज़ कि जब चेंज होता है डेल टी एफ और डेल टी बी, इसमें आपको कभी भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है टेम्परेचर को। अगर दोनों डिग्री सेल्सियस में है फाइनल और इनिशियल तो भी ठीक है, दोनों के दोनों उसमें केल्विन में तो भी ठीक है। ये नहीं कि अगर केल्विन में दोनों का चेंज आया 3 तो आपने डिग्री सेल्सियस में उसे मतलब कुछ और कर दिया। जो चेंज केल्विन में होगा वही चेंज डिग्री सेल्सियस में होगा, क्योंकि डेल टी एफ की कोई भी वैल्यू मतलब यूनिट से कोई मान्यता नहीं है। चेंज यू वोंट चेंज द कांस्टेंट मतलब नंबर्स, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 2.7, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें ग्लूकोज का गिवन मास दे रखा है 18 ग्राम है, मोलर मास 180 होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 1 किलो वाटर में, तो सॉल्वेंट का मास वाटर है 1 kg है। के भी दे रखा है, पूछा है कि अब वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वेट से वाटर टी बी नॉट जो होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि होता है 373.15 केल्विन, या 373 केल्विन रख देते हैं, ईजी रहेगा। ये वाटर का वैसे भी होता ही है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम। सबसे पहले मोलैलिटी निकाल देते हैं। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब 18/180 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 1 kg दे रखा है तो 1 kg सीधा है। सॉल्व करेंगे मोलैलिटी आएगा 0.1 मोलल। डेल टी बी की वैल्यू निकल जाएगी, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी की वैल्यू है 0.52 पहले से ही, और ये 0.1 है, आंसर आया 0.052। ये डेल टी बी की वैल्यू आ गई है,
ठीक है। डेल टी बी क्या होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू 0.052। टी बी नॉट की वैल्यू रखें, टी बी इज इक्वल टू टी बी नॉट की वैल्यू है 373.15 केल्विन प्लस 0.052। आंसर सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 202.373। कर लेना सॉल्व, इजी है। तो अब हम आते हैं 10th एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 10। सॉल्यूट जो डाला है उस 1 ग्राम है, उसका मास निकालना है, मोलर मास, ठीक है। बेंजीन का मास पता है 50 ग्राम, डेल टी एफ पता है और के एफ पता है। सीधा फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूला क्या था, M2 निकालना है, तो सीधा फार्मूला क्या था, के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल टी एफ इंटू W1। के एफ क्या है 5.12, W2 क्या है 1000, डेल टी एफ क्या है 0.4, W1 क्या है 50। सॉल्व हो जाएगा सब कुछ, कट कुटा के आंसर आ जाएगा 256 ग्राम। ये आ गया हमारा M2। ये सिंपल क्वेश्चन है एग्जाम्पल, 10 तक सारे एग्जाम्पल ईजी हैं, 7 और 10 करा दिया है, 8 और 9 कर लेना, ठीक है।